हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। हमारी जो रेगुलर क्लास होती है सुबह क्विज की होती है, जिसको आप देखने ना भूलिए। 6 बजे होती है जो कि तो आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं 14 दिसंबर के, जिसमें हम राष्ट्रीय, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिस्थिति के कुछ टॉपिक्स को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने टॉपिक लिया है जिसका स्रोत मैं बता रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस से। हमने इंडियन एक्सप्रेस से इस टॉपिक को उठाया है जिसके बारे में हम बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता आहार के बारे में। ये चर्चा में क्यों था ये देख लेते हैं। हाल ही में जर्नल ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आहार में मांस का प्रभुत्व था, जिसमें गौमांस व्यापक रूप में शामिल है। प्रमुख बिंदु क्या है इसको देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों पर पाए गए चर्बी के अवशेषों पर यह शोध किया गया, जिसमें सुअरों, मवेशियों, भेड़ों, भैंसों और बकरियों के मांस की अधिकता मिली है। प्राचीन उत्तर पश्चिम भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मिले पुरातन बर्तनों में दूध से बनी कई चीजों के अवशेष भी पाए गए हैं। वर्तमान में यह इलाका जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन कौन से क्षेत्र थे वो? आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। हरियाणा के अंदर कौन कौन से? मसूदपुर, लोहारी रागो, राखीगढ़ शहर जो कि हिसार के अंदर आता है, खानक भिवानी, फरमाना शहर जो कि अब रोहतक में आता है। तो ये जो सारे शहर हैं, यहाँ पे जो बर्तन पाए गए थे उन बर्तनों में जानवरों के मांस की अधिकता मिली है यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता समय सीमा क्या थी ये देखते हैं हम। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय से मिलता है। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ जो है वो 1800 ईसा पूर्व में माना जाता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो खत्म होने लगी थी, उसका जो समय है वो 1800 ईस्वी माना जाता है। 3000 ईसा पूर्व इसका प्रथम उदाहरण प्रथम यहाँ पे जो हमको रिकॉर्ड्स मिले हैं उसके हिसाब से 3000 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर अब बात करी जाती है 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार यह संस्कृति खोजी गई थी, इसके लिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। भौगोलिक विस्तार क्या है ये भी देखते हैं इसका। भौगोलिक रूप से यह स्थान जो है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली थी। इसमें सुत्कारगोर जो कि बलूचिस्तान में है, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम यूपी तथा उत्तर में मांडू, जम्मू से दक्षिण में दायमबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र तक ये क्षेत्र शामिल थे। कुछ सिंधु घाटी के स्थल जो हैं वो अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। महत्वपूर्ण स्थल क्या थे इनको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि भारत में कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोतदा ये गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है, रोपड़ जो है वो पंजाब में। तो ये जो है सारे इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, किससे संबंधित है हमारे ये हड़प्पा सभ्यता से। तो दोस्तों आप इस चीज को ये मत सोचिए कि ये हम वापस क्या पढ़ रहे हैं, सभ्यता पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि हाल ही में इसके बारे में जो जर्नल प्रकाशित हुआ है उसमें ये शोध पाया गया था। तो ये हमारे लिए करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, सारी चीजें कि किसी प्रकार की कोई चीज छूट ना जाए हमसे। पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र हैं? हड़प्पा के रावी नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो, जिसको सिंधु में सिंध नदी के तट पर भी था, ये चौहंदड़ो जो कि अब सिंध में है। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं ये देखते हैं। सिंधु घाटी के शहरों की परिष्करण और उन्नति का स्तर देखा जा सकता है जो उसके समकालीन अन्य सभ्यताओं में नहीं देखा जाता है। तो अन्य जो सभ्यताएं थी उसके साथ साथ में जो चल रही थी वो सारी सभ्यताएं जो थी उसमें इतना उन्नति नहीं देखी जाती थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें ज्यादा
परिष्करण एवं उन्नति एवं डेवलपमेंट जो हम बोल सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती थी कि कैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। सिक्के भी मिले थे वहां पे हमको। इसका मतलब ये होता है कि वहां पे आदान प्रदान की एक जो जो व्यवस्था करी गई थी, मिल गई थी वो, कि भाई सिक्कों के थ्रू हम यहाँ पे मृत भांड मिले थे कुछ, और मिट्टी के बर्तन, गेहूं के दाने, और मकान जो थे वहां पे व्यवस्थित तरीके से बने हुए थे। ये सारी जो चीजें थी डेवलपमेंट का यहाँ पे इशारा करती है। नगर योजना क्या थी? अधिकांश शहरों का स्वरूप समान था। इसमें दो भाग थे, एक गण राज्य था और एक निचला शहर, जो कि समुदाय में या समाज में पदानुक्रम की उपस्थिति को भी दर्शाता है कि भाई जो बड़े लोग थे वो गढ़ में रहेंगे और जो छोटे लोग थे वो निचले शहर में रहेंगे। ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि जो शहर जो थे वो दो भाग में बटे थे, तो ऐसा होता होगा, ऐसा अनुमान यहाँ पे लगाया जाता है। अधिकांश नगरों में एक महान स्नानागार हुआ करता था। यहाँ से पक्की ईंटों के 2 मंजिला घर, बंद जल निकासी नालियां, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, माप के लिए वजन, खिलौने, बर्तन आदि भी साक्ष्य रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में मोहरों की खोज भी की गई है। बात वही जो मैंने आपको बताया, सिक्के, तो यहाँ पे सिक्के नहीं बोलेंगे हम, इसको मोहर बोलेंगे। मोहरें भी बहुत सी मात्रा में यहाँ पे हमको मिली है। कृषि के बारे में देखते हैं। यहाँ कपास की खेती करने वाला पहली सभ्यता थी। यहाँ पे हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वे भेड़, बकरी, सुअर आदि से परिचित थे। ये यहाँ पे इनका हमको इसके बर्तनों पे इनके मांस के अवशेष मिले और साथ ही साथ में कुछ जानवर भी हमको उस समय पे मिले थे, जो फॉसिल्स होते हैं, जो अवशेष मिलते हैं, उसमें हमको भेड़, बकरी और सुअर भी आदि मिले हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं, जौ, कपास, रागी, खजूर और मटर। व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो से हुई है। सिंधु और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार उन्नत अवस्था में थे। धार्मिक आस्था क्या थी? मंदिरों या महलों जैसी कोई भी संरचना नहीं पाई गई है। पुरुष और महिला देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें से प्रमुख यहाँ पे पशुपतिनाथ शिव मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस मोहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन लगाए हुए बैठा गया देखा गया, और साइड में एक बैल और घोड़ा, इस टाइप की कुछ आकृतियां हैं, ये हमको यहाँ पे मिली है बनी हुई। तो यहाँ पे माना जाता है कि पशुपतिनाथ इनको बोला जा रहा है, जो पशुओं के जो देवता होते हैं, शिव जी की मोहर इनको यहाँ पे, शिव जी के बारे में, इस बारे में यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग पशुपतिनाथ जी को माना करते थे। और कुछ देवियों की मूर्ति भी मिली है, जिसमें ये माना जाता है कि यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों प्रकार के जो देवता थे, देवी और देवता दोनों को माना जाने की यहाँ पे मान्यताएं थी। परंतु मंदिर और महल जैसी किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं मिली है कि कुछ जैसे मंदिर बनाए गए हों या कोई महल हो, इस टाइप की कोई चीज नहीं थी यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैंने उठाया है PIB से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लिया गया है। जनसंख्या और विकास पहल में भागीदार। चर्चा में क्यों रहा है ये टॉपिक, ये देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट 2019 जारी किए। WHO का वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान दुनिया के सभी क्षेत्रों में बीमारियों और चोटों के कारण होने वाली मौतों एवं स्वास्थ्य की हानि का व्यापक एवं तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान नवीनतम आंकड़ा जो है 2020 से वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान का नवीनतम आंकड़ा जो है सन 2000 से लेकर 2019 के बीच की अवधि का है। यह अनुमान जो है WHO के 10 थ्रेट्स टू हेल्थ टू ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2019 के अनुरूप है। चरम जलवायु घटनाएं एवं भारत, इसके बारे में देखते हैं चर्चा में क्यों रहा। काउंसिलिंग ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंटल एंड वाटर CEEW द्वारा जारी किया गया हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 75% से अधिक जिले चक्रवात, बाढ़, सूखा, हीट वेव और कोल्ड वेव जैसी चरम
जलवायु घटनाओं के मुख्य हॉटस्पॉट है। यह रिपोर्ट जो है प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स के नाम से प्रकाशित की गई है। ये पहली बार है जब देश में चरम जलवायु घटनाओं के हॉटस्पॉट का मानचित्रण किया गया है। CEW सभी प्रकार के अनुसंधानों के उपयोग, पुनरुपयोग, दुरुपयोग को प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर अनुसंधान हेतु समर्पित एक स्वतंत्र एवं गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान है। यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 के बाद जारी की गई। ज्ञात हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने अपनी रिपोर्ट में चेताया है कि विश्व मौजूदा सदी में 3 डिग्री से अधिक तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग ये क्यों चर्चा में रहा है? माइक्रो क्लाइमेटिक जोन का आशय ऐसे क्षेत्र से जहां का मौसम आसपास के क्षेत्रों में भिन्न होता है। भारत के अलग अलग जिलों में माइक्रो क्लाइमेटिक जोन की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। माइक्रो क्लाइमेटिक जोन के बदलाव के कारण संपूर्ण क्षेत्र में व्यवधान पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे बात करी जाती है, वार्षिक औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण कृषि उत्पादकता में 15 से लेकर 20% की कमी आ सकती है। कारण क्या है इसका? इसके कारणों में भूमि उपयोग में बदलाव, निर्वनीकरण, अतिक्रमण के कारण आर्द्र भूमि एवं प्राकृतिक परिस्थितियों तंत्र को होने वाला नुकसान एवं अर्बन हीटलैंड आदि ये सभी शामिल हैं। मालदीव की जगह अब मेडागास्कर करेगा हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी। हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी के लिए मालदीव के स्थान पर अब मेडागास्कर का चयन किया गया है, जो मौजूदा कोरोना वायरस महामारी की समस्या के कारण 2023 में आयोजित किया जाएगा। हालांकि मालदीव ने 2023 के इन खेलों का वर्ष 2025 में आयोजित करवाने का अनुरोध किया था, लेकिन आयोजकों ने इस खेलों के आयोजन में 6 साल के अंतर से बचने का फैसला किया है। बहुत लंबा समय हो जाता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 2023 की यहाँ पे डेट डिक्लेयर कर दी। मालदीव को वर्ष 2019 में इन खेलों के मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन हिंद महासागर द्वीप खेल महासंघ के सदस्यों ने अब इन खेलों को मेडागास्कर में आयोजित करने का फैसला किया है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 14 दिसंबर के दिन के करंट अफेयर्स के कुछ एनालिसिस हमने देख लिए। डिटेल में हमने आज यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखा है। आपसे निवेदन है, मेरी जो सुबह 6 बजे की क्लास होती है जो कि क्विज की होती है, इसको आप देखना ना भूलिए। और साथ ही साथ में आपसे निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस हो सके, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट करके बताइए। उसके बारे में हम 100% उसके बारे में कुछ विचार करेंगे और आपके जो सुझाव हैं उनको हम देखेंगे। थैंक यू।